गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज़म इन इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 66 है उसको मैं कंप्लीट कर दूँ लाइन बाय लाइन, और थोड़ा सा एक पैराग्राफ पेज नंबर 67 में, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। आप पेशेंस से पूरे धैर्य के साथ सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट ना। सो हम लोग अभी तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने किसी भी मूवमेंट को या स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से टेक ओवर किया, उसका उनका अपना क्या कंसेप्शन था, है ना, क्या मायने था, किस तरह से वो उसको अपने लिए वो उसको उनकी अपनी एक अलग डेफिनेशन थी उसके लिए। अब बात करेंगे हम लोग बिज़नेस क्लासेस के लिए, यानी जो उद्योग, भारत का जो उद्योग व्यापार जगत था, उद्योगपति व्यापारी जो बिजनेसमैन थे, वो लोग इस आंदोलन को किस तरह से देखते थे। What about the business classes? How did they relate to the civil disobedience movement? During जो बिज़नेस क्लासेस थे उनके बारे में हम क्या मतलब अनुमान लगा सकते हैं, और उन लोगों ने किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपने आप को कोरिलेट किया। During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profits and income, profits and become powerful. फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने काफ़ी फ़ायदा कमाया, चूँकि उस समय जो है वार नीड्स थी और उसमें बहुत एक्सपोर्ट किया इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने और काफ़ी पैसा कमाया। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. जो भारतीय उद्योगपति थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, यानी उसको एब्रॉड करना चाहते थे, विदेशों से और ज़्यादा वो व्यापार करना चाहते थे और भारत में भी अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन चूँकि कॉलोनियल पॉलिसी, यानी जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, उनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, एक्सप्लॉटेटिव थी, और भारतीय जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ की नेटिव इंडस्ट्री है, उसको डिस्करेज करने वाली थी। ठीक है, और इसके कारण जो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी, यानी एक तरह से बंधित थी, प्रतिबंधित, यानी वो एक हद से ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते थे। इस तरह की उन्होंने कानून बना रखे थे अंग्रेज़ों ने। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। भारतीय उद्योगपति व्यापारी ये चाहते थे कि विदेशी वस्तुएं भारत में न आए भी तो बहुत कम, ज़्यादा ना आए, क्योंकि ये जो विदेशी वस्तु जो आती थी, ख़ास तौर से यूरोप और इंग्लैंड से जो चीज़ें आती थीं वो मशीनों द्वारा बनी होती थीं और काफ़ी सस्ती होती थीं। तो मशीनों द्वारा बनी होती थी वो बात अलग है, भारत में भी उस समय तक कुछ चीज़ें मशीनों से बन रही थीं। बात ये थी कि अंग्रेज़ बहुत चालाकी से अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्म करते थे या फॉर्मुलेट करते थे। जैसे बच्चों, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का मैटर है, इसको आप समझने की कोशिश करना। क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था, जैसे इंग्लैंड से अगर कोई माल भारत आ रहा है तो वो क्या करते थे कि बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, यूरोप वाले चैप्टर में,
कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। जब भी आप किसी दूसरे देश में कोई वस्तु बिज़नेस के लिए भेजेंगे, बेचने के लिए आप उसको भेजेंगे, तो आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा। एक तो अपने खुद के देश में आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और जब आपकी वस्तु, जब वो सामान आपका यहाँ पर आ जाएगा जिस देश में आपने भेजा है, वहाँ की सरकार भी उस पर टैक्स लगाएगी। तो उसकी जो कीमत होती है, जो उस वस्तु की एक्चुअल कॉस्ट होती है, वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और प्लस फ़ायदा तो आदमी लेगा ही, तो वो काफ़ी महंगी हो जाती है। इसीलिए इम्पोर्टेड चीज़, जो भी इम्पोर्टेड चीज़ होती है, यानी अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। उसका कारण यही है क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो मिला ही होता है, साथ में दो बार उस पर टैक्स लगता है। एक तो जहाँ से आ रही है वहाँ की सरकार, और जहाँ पहुँच रही है वहाँ की गवर्नमेंट, दोनों उस पर टैक्स लगाती है। अंग्रेज़ों ने बहुत चालाकी से क्या किया कि इंग्लैंड से कोई भी वस्तु आती थी तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट बहुत नॉमिनल टैक्स लेती थी, नाम मात्र का, या टैक्स लेती ही नहीं थी कस्टम ड्यूटी के नाम पे। ठीक है, और जब वो इंडिया आती थी वो वस्तु, तो इंडिया में भी उन्हीं की सरकार थी, तो वो लोग बहुत नॉमिनल, बस दिखाने के लिए बहुत मामूली सा टैक्स लेते थे। तो इससे क्या होता था बच्चों, वो जो वस्तु होती थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी। वो विदेशी वस्तु भारतीय बाज़ार में काफ़ी सस्ती पड़ती थी, और इसकी वजह से जब ग्राहक के पास ऑप्शन होता है, जब ग्राहक दुकान पे जाता है और जब वो देखता है कि वो कोई भी ग्राहक जो है वो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है हाउ टू सेव मनी, पैसे को कैसे बचाया जाए। ठीक है, वो नेशनलिज़म और नेशनलिटी ये सब सेकेंडरी चीज़ होती है। पहले कोई भी ग्राहक जो है वो देखता है कि कोई भी वस्तु कैसी है, बढ़िया है, और दूसरी बात वो यही देखता है कि उसकी कीमत क्या है। तो जब बाज़ार में वो कपड़े आते थे विदेशों वाले, ख़ासतौर से इंग्लैंड से, वो बहुत सस्ते पड़ते थे। ठीक है, और इसके कारण जो भारतीय वस्तुएं थीं वो पीछे हो जाती थी, क्योंकि वो कुछ महंगी होती थी और लोग उनको खरीदते नहीं थे। इसलिए भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी घाटा होता था। तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी डिमांड थी कि भाई विदेशी वस्तु पहली बात तो आनी नहीं चाहिए भारत में। ठीक है, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, और एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। और रुपी यानी जो रुपया भारत में चलता था, स्टर्लिंग इंग्लैंड की करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग, उसको पाउंड बोलते हैं, पाउंड से छोटा स्टर्लिंग होता है, पाउंड स्टर्लिंग उसको बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रेशो है, इन दोनों की जो वैल्यू है कि 1 पाउंड स्टर्लिंग में कितने रुपीज़ होने चाहिए, ये रेशो इस तरह का होना चाहिए कि इम्पोर्ट डिस्करेज हो, यानी बाहर से जो इंग्लैंड से जो माल आ रहा है वो ना आने पाए। ठीक है, उन लोगों ने कुछ इस तरह का व्यवस्था बना रखी थी कि अंग्रेज़ों ने, कि किसी भी रूप में इंपोर्ट होता था तो जो इंपोर्टर है उसको फ़ायदा होता था। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको महंगी पड़नी चाहिए, लेकिन वो सस्ती पड़ती थी। इससे भारतीय व्यापारियों को घाटा होता था। To organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920। ठीक है, अपने व्यापारिक हितों के लिए भारतीय उद्योगपतियों ने एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1920 में। उसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। बच्चों, ये सारी जो डेट्स और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको आप अच्छी तरह से याद करिए। ठीक है, एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, इसको फिक्की बोलते हैं, ये आज की डेट में भी है। ठीक है, ये भारतीय बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनका ये संगठन होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये 1927 में बनाया गया। लेड बाय prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. कुछ प्रमुख उद्योगपति जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी.डी. बिरला, इन लोगों ने भारत पर जो विदेशी नियंत्रण था, कॉलोनियल कंट्रोल था, उसका विरोध करते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश कंट्रोल था उसका विरोध करते हुए
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया जब उसको पहली बार लॉन्च किया गया था। फर्स्ट टाइम जब इसको लॉन्च किया महात्मा गांधी ने, तो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। उद्योगपतियों ने इस आंदोलन में पैसा लगाया, पैसे रुपए से मदद की इस आंदोलन में, कांग्रेस को पैसा दिया, चंदा दिया, और इन लोगों ने मना कर दिया कि ये न तो बेचेंगे और न खरीदेंगे। जो आयातित वस्तुएं हैं, यानी विदेशों से आने वाली जो वस्तु है खासतौर से इंग्लैंड में, उसको न तो खरीदेंगे और न बेचेंगे। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम वेल कॉलोनियल restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints, है ना। और अधिकतर जो बिजनेसमैन थे, अधिकतर जो व्यापारी थे बच्चों, वो उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि किसी भी तरह की कोई कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। स्वराज आएगा तो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन, यानी जो ये उपनिवेशवादी जो सरकार है, ये किसी भी तरह का बंधन नहीं कर पाएगी, और जो व्यापार है, ठीक है, ये बिना किसी बाधा के, फ्लॉरिश विदाउट कॉन्स्टेंट्स। फ्लॉरिश विदाउट कॉन्स्टेंट का मतलब बिना किसी बाध्यताओं के, बिना किसी बाधा के ये फ्लॉरिश होगा, यानी फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। लेकिन जब फर्स्ट ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी गए थे बात करने, जब ये फेल हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला इस बातचीत का, तो भारत में जो व्यापारिक समूह थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं रह गए। इस आंदोलन के प्रति उनका उत्साह कम हो गया। दे वर एप्रहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ और and worried about the prolonged disruption of business as well as the growing influence of socialism amongst the younger members of the Congress. और they were apprehensive, यानी वो डरे हुए थे, भयभीत थे। क्या? मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ यानी जो हिंसक घटनाएं हो रही थी शहरों में, ग्रामीण इलाकों में। देखो, कोई भी व्यापारी जो है ना, व्यापारी या उद्योगपति जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं बच्चों, उनका सबसे पहला सिद्धांत होता है पीसफुल एटमॉस्फेयर। कोई भी व्यापारी शांतिपूर्ण वातावरण चाहता है इंडस्ट्री, क्योंकि अगर शांति नहीं होगी, इंसर्जेंसी होगी, अराजकता होगी, तो वो बिज़नेस नहीं कर पाएगा। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी तरह की मिलिटेंट एक्टिविटी को समर्थन नहीं कर सकता, ठीक है, भले वो कोई विदेशी करे या कोई देसी आदमी करे। तो इसलिए जो बिजनेसमैन थे वो भयभीत थे इन सब चीज़ों से, और सबसे ज़्यादा वो इसलिए चिंतित थे प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, यानी ये जो एक लंबा उनके बिजनेस में जो डिस्टरबेंस आ रहा था, जो क्या बोलते हैं, बाधाएं जो आ रही थी लगातार, दुकानें बंद, हड़ताल, तो क्या बोलते हैं, बॉयकॉट और क्या क्या ये सब, तो इससे भी वो चिंतित थे कि भाई उनका बिजनेस चौपट हो रहा था। एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और सबसे ज़्यादा वो इस बात से भी चिंतित थे कि जिस कांग्रेस पार्टी को वो समर्थन करते हैं, चंदा देते हैं उनके आंदोलनों के लिए, उसी कांग्रेस में कुछ युवा कांग्रेस नेता समाजवाद के समर्थक बनते जा रहे थे। बच्चों, कोई भी जो उद्योगपति है, कैपिटलिस्ट है, वो सोशलिज्म को कभी भी पसंद नहीं करता क्योंकि समाजवाद में या कम्युनिज्म या साम्यवाद में पूंजीपति या पूंजीवाद का विरोध होता है, यानी उद्योगपतियों का विरोध होता है उनकी नीतियों में। समाजवादियों का मतलब ये है कि सब चीज़ सरकार का होना चाहिए, निजी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सरकारी फैक्ट्री होनी चाहिए हर चीज़। तो वो कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को समर्थन नहीं करते। तो अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब उन्होंने देखा कि यार ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस में जो कुछ युवा नेता हैं वो तो सोशलिज्म को फेवर कर रहे हैं, यानी हमारे खिलाफ हैं, तो इसलिए भी वो चिंतित हो गए। The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the Nagpur region. और जो ये
औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूर थे, उद्योगों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मज़दूर वर्ग था, इसने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया, एक को छोड़ के। नागपुर क्षेत्र में चूँकि थोड़ा सा कांग्रेस का प्रभाव था, तो इसलिए वहाँ के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाकी और किसी ने नहीं किया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। जैसे जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आते गए, यानी कांग्रेस का समर्थन करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, बड़े बड़े जो उद्योगपति और बिजनेसमैन थे, ठीक है, तो जो ये लोग थे, जो वर्कर्स थे यानी मजदूर थे, स्टेड अलूफ, ये दूर हो गए, कांग्रेस से दूर हो गए। क्योंकि बच्चों, हमेशा से, आज की डेट में भी और पहले से ही, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो कभी भी अपने फैक्ट्री के मालिक को पसंद नहीं करते, क्योंकि कम या ज़्यादा फैक्ट्री का मालिक मज़दूरों का शोषण ही करता है। क्योंकि फैक्ट्री का मालिक जो होता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हाउ टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाएं अपनी इंडस्ट्री से। दूसरी प्रायोरिटी वो अपने वर्कर्स या अपने स्टाफ को देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रॉफिट होता है। तो हमेशा से ये चला आया है बच्चों। तो जब इन मज़दूरों ने देखा कि ये जो हमारे मालिक लोग हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, तो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस से सट रहे हैं, तो इसलिए मज़दूरों ने किनारा करना शुरू कर दिया, वो दूर हो गए। But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program. ठीक है, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ मज़दूरों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। ख़ास तौर से जो महात्मा गांधी के जो कार्यक्रम थे इस आंदोलन से जुड़े हुए, उनको उन्होंने स्वीकार किया, अडॉप्ट किया, अपनाया। जैसे लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। तो उन्होंने भी ये गांधी वाला कार्यक्रम या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो लोग भी एक समानांतर, एक पैरेलल में एक आंदोलन कर रहे थे। क्या आंदोलन कर रहे थे? जो अगेंस्ट लो वेजेस, यानी जो उनको मजदूरी, कम मजदूरी दी जाती थी, और सबसे बड़ी बात, जो उनके कार्य स्थल पर जो परिस्थितियां थी, जहां पर वो काम करते थे, वहां की बहुत ही गंदी परिस्थितियां थी, बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन थी, उनको बहुत खतरों में काम करना पड़ता था, काम करने का समय निर्धारित नहीं था, सुरक्षा, जो औद्योगिक सुरक्षा होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होती है, उसका कोई प्रबंध नहीं था, है ना। इन सब के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसी क्रम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी समर्थन किया, सपोर्ट किया। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. 1930 में रेलवे के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी, और 1932 में डॉक वर्कर, यानी जहाँ पे बड़े बड़े पानी के जहाज़ों की मरम्मत होती है या पानी के जहाज़ बनाए जाते हैं, उसको डॉक यार्ड बोलते हैं। तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे, मज़दूर थे, उन लोगों ने 1932 में हड़ताल की। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaign. 1930 में हज़ारों की संख्या में छोटा नागपुर इलाके में जो टिन एक मेटल होता है बच्चों, टिन की खदान में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उन्होंने गांधी टोपी पहननी शुरू की और रैलियां निकाली, धरने प्रदर्शन किए, ठीक है, और बहुत सारे बॉयकॉट कैंपेन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी बहिष्कार आंदोलन जो होते हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस के अंदर एक हिचक थी, एक हेजिटेशन था, और कांग्रेस जो है मज़दूरों की मांगों को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहती थी।
संघर्ष का जो उनका कार्यक्रम था उसमें कांग्रेस मजदूरों की डिमांड को शामिल नहीं करना चाहती थी, हिचकिचा रही थी। क्यों? इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। उनको डर था कि अगर हमने मज़दूरों के मांगों को अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अलग थलग हो जाएंगे, एलिनिएट हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, अलाइनेट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो हमारा साम्राज्यवाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उपनिवेशवाद, जो एंटी कॉलोनियल और एंटी इम्पीरियल जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, या जो हमने एक ताकत जो बटोरी है अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, उसमें भेद पड़ जाएगा। तो जब कोई पावर डिवाइड हो जाती है तो वो वीक हो जाती है। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी ऐसा, इसलिए कांग्रेस ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड्स को सपोर्ट नहीं किया। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. बच्चों, दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो ये कि पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस आंदोलन में। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, थाउजेंड्स ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। गांधी जी ने जब ये नमक यात्रा निकाली थी साबरमती आश्रम से दांडी तक, जहाँ भी वो रुकते थे और स्पीच वगैरह देते थे, भाषण देते थे, उसमें हजारों की संख्या में महिलाएं अपने घरों से निकलती थीं, आती थीं और उनको सुनती थीं। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप्स। ठीक है, ये महिलाएं जो हैं धरना, प्रदर्शन, रैली, इन सब में शामिल होती थीं, नमक बनाती थीं, नमक कानून तोड़ते हुए, और विदेशी कपड़े और विदेशी शराब की दुकानों का घेराव करने में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सी महिलाओं को जेल में भी डाला गया अंग्रेज़ों द्वारा। इन अर्बन एरियाज दीज वीमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज़। शहरों में ये जो आंदोलनों में भाग लेने वाली महिलाएं होती थीं वो ऊंची जाति और पैसे वालों परिवारों की महिलाएं होती थीं। एंड इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीसेंट हाउस होल्ड्स। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अमीर संपन्न किसान होते थे उनके घरों की महिलाएं इस आंदोलन में भाग ले रही थीं। मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. गांधी जी के आह्वान करने पर, गांधी जी के मोटिवेट करने पर, है ना, इन महिलाओं ने देखा और सोचा कि ये जो हम लोग जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। ठीक है, और एक पवित्र कर्तव्य है, एक महिला होने के नाते हमारा एक पवित्र कर्तव्य है ये, कि हम राष्ट्र की इस संघर्ष की स्थिति में अपना योगदान दें। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way of the position of women was visualized. हालांकि ये जो इसका मतलब ये नहीं था कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो भूमिका है वो उसमें कुछ परिवर्तन, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा, या परिवर्तन हुआ, या उसको दृष्टिगोचर हुआ, या वो दिखाई दिया। महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। ठीक है, गांधी जी का मानना था, उन्होंने महिलाओं को समझाने की कोशिश की कि हर महिला का ये कर्तव्य है कि पहले वो अपने घर परिवार की देखभाल करे अच्छे से,
अच्छी माता बने और अच्छी पत्नी बने। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक लंबे समय तक कांग्रेस खुद रिलक्टेंट थी, यानी हिचकिचा रही थी, और उसने ऐसा किया भी, मतलब किसी भी महिला को अपने संगठन में कोई बड़ा पद नहीं दिया, है ना। कांग्रेस में एक लंबे समय तक किसी महिला को अथॉरिटी वाली पोजीशन, कोई बड़ा पद जो है, पोस्ट है, वो नहीं दिया गया। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। बस कांग्रेस चाहती थी कि बाहर से, दूर से, है ना, या दिखाने के लिए एक महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन वास्तव में कोई पोजीशन देना, कोई पोस्ट देना संगठन में, पार्टी में कोई पद देना, कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कुछ भी बनाना, ये कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस बस चाहती थी कि एक दिखाने के लिए बस महिला की उपस्थिति होनी चाहिए कि भाई देखो, महिलाएं यानी पूरा समाज एक है, इस संघर्ष में पूरा समाज एक है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बस इतने तक महिलाओं का रोल सीमित था। बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। इसके बाद में पार्ट 11 में आप लोगों को 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पढ़ाऊँगा। लिमिट्स यानी शॉर्टकमिंग्स, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन सी कमी रह गई थी, उसकी क्या सीमाएं थी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको जो भी बात बोलनी हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन मैं कर दूँगा। आप लोग हर पार्ट्स को देख लेंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इस चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दूँगा, रिटेन नोट्स, वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।